भारत में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। हर एक दिन एक बड़ी खबर सामने आती है, एक बड़ी टिप्पणी सामने आती है। एक दिन पहले ही सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र के संदर्भ में कहा था कि विपक्ष इंडिया ब्लॉक में सीटों पर सहमति लगभग बन चुकी है और 10 दिनों में ही इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा, मीडिया को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन ठीक उसी दिन पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी एक टिप्पणी कर दी और कहा है कि पंजाब और दिल्ली में मां अपने बच्चों को जो सबसे छोटी कहानियां सुनाएगी, एक थी कांग्रेस, ये वो कहानी है। सीएम मान के इस बयान के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया और कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा कहते हैं कि आम आदमी पार्टी और मोदी जी के विचार काफी मिलते हैं। दोनों का सपना कांग्रेस मुक्त भारत का है, दोनों ही मुंह की खाएंगे। वैसे एक भोजपुरी पिक्चर का नाम है एक था जोकर, आपने तो देखी होगी। कांग्रेस के ही प्रवक्ता है अर्श प्रीत, वो कहते हैं कि एक थी आप कहना गलत होगा, क्योंकि जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसके लिए थी का इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपको नोटा से भी कम वोट मिले हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की इस ताजा जुबानी जंग को जनता कैसे देखे? क्या जनता के सामने ये विपक्ष की एकता की पोल खोलती है जो कि अब तक बीसियों बार खुल चुकी है, या ये साधारण सी राजनीतिक बातें हैं जो गठबंधन की राजनीति में होती रहती है और इसके ज्यादा किंतु परंतु नहीं देखे जाने चाहिए, क्योंकि इंडिया ब्लॉक के सभी दलों का मकसद एक है, बीजेपी को एक मजबूत चुनौती देना। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो एक थी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की इस कहानी में कितना दम है, कितनी दमदार है, कुछ और सवाल हैं इन्हीं टीका टिप्पणियों के बीच। और वो सवाल क्या है आज के स्ट्रेट टॉक के, आइए एक नज़र डालते हैं। ये सवाल है कि पंजाब और दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता है, मान लीजिए, तो फिर क्या स्थिति इंडिया ब्लॉक की दिखती है और इंडिया ब्लॉक में आप और टीएमसी की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी कमोबेश ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वहां पर तो लीड जो है, जो नेतृत्व की भूमिका है, वो टीएमसी निभाएगी। क्या विपक्ष का आपसी टकराव बीजेपी का एक फैलाया गया प्रोपेगेंडा है? क्योंकि इसमें मीडिया को भी कथित रूप से एक बड़े आरोप का सामना करना पड़ता है कि इसी तरह की खबरों को ज़्यादा मिर्च मसाले के साथ परोसा जा रहा है। और एक सवाल ये भी कि क्या लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग का टकराव बिल्कुल नहीं है? ये भी समझेंगे, क्योंकि इस तरह की खबरें एक भी चुनकर या फिर कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पर कम ही देखने को मिल रही है। हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं स्ट्रेट टॉक में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं संदीप चौधरी। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार है प्रभाकर मणि तिवारी। सर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और संदीप जी, शुरुआत में आपसे ही, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ जब सीएम भगवंत मान की उस कहानी की कि एक थी कांग्रेस, कम से कम पंजाब और दिल्ली में जो माँ है वो अपने बच्चे को यही सबसे छोटी कहानी सुना सकती है। इस तरह की टीका टिप्पणी और फिर एक था जोकर, इस तरह की भी पलटवार, क्या इसकी ज़रूरत है? और अगर ये टीका टिप्पणी हुई है तो क्या ये माना जाए कि एकता की बात होती तो रहती है लेकिन एकता तो है नहीं? संदीप जी। देखिए नेहा जी, जिस तरीके से भगवंत मान जी हैं, भगवंत मान जी को आप जानते हैं और भगवंत मान जी राजनीति में आने से पहले भगवंत मान जी जो हैं एक कलाकार हैं और एक हास्य कलाकार हैं। तो आपने देखा होगा उनकी राजनीतिक टिप्पणी भी जो होती है कहीं ना कहीं एक कलाकार के रूप में होती है, उनमें एक कलाकार अंदर का दिख जाता है। तो मैं ये मानता हूं कि अभी जिस तरीके से इंडिया गठबंधन है, इसमें सभी पार्टियां बैठेंगी, सभी पार्टियों को एक मंच पे आना है और सभी पार्टियों को सीटें चाहिए, कहीं सीटें लेनी है, कहीं सीटें देनी है। तो आपने देखा होगा अभी जब 5 राज्यों का चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस फ्रंट फुट पे थी, या कहीं आप बहुत कॉन्फिडेंट थी। अगर वो इन राज्यों में अच्छा कर जाती तो मुझे लगता है कि जितने भी उनके अलायंस है, इस तरीके के दल, वो इस तरीके की टिप्पणी नहीं करते। लेकिन उस वक्त कांग्रेस किसी को घास नहीं डाल रही थी और आज जो उनके सहयोगी दल है कांग्रेस को ये एहसास कराने में लगे हुए हैं कि देखिए हम भी बहुत मजबूत है, कि कांग्रेस तो अब एक गुजरा जमाना हो चुका है। आप इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अगर आपको गठबंधन करना है पंजाब में और दिल्ली में, हमारी शर्तों पे करना पड़ेगा।
बंगाल की अगर आप बात आएगी तो बंगाल में मेरे साथी बैठे ये बताएंगे, ममता जी चाहती है कि देखिए यहाँ पे जो गठबंधन होगा वो हमारी शर्तों पे होगा। उत्तर प्रदेश में बात आएगी तो अखिलेश जी कहेंगे देखिए भाई उत्तर प्रदेश में जब गठबंधन होगा तो वो हमारी शर्तों पे होगा। बिहार में आप चाहोगे तो देखिए वहां पे लालू जी और नीतीश जी बैठे हैं, वो कहेंगे भाई यहाँ का गठबंधन हमारी शर्तों पे होगा। आप उड़ीसा में जाएंगे तो नवीन पटनायक कहेंगे देखिए भाई अगर यहाँ कोई गठबंधन होगा तो हमारी शर्तों पे होगा। तो पूरा जो स्टेट है जहां जहां की रीजनल पार्टीज है जो कांग्रेस के साथ अलायंस कर सकती हैं और कर रही हैं, तो उन लोगों का अपना एक वर्चस्व है। वो सबसे पहले अपनी राजनीति की जो पृष्ठभूमि है, जो राजनीतिक जमीन है, लेकिन कहीं ना उसको बचाने कहीं की संदीप कोशिश जी करें। एक स्पष्टता की कमी तो इन टिप्पणियों से दिखती है कि जब बात जिताऊ उम्मीदवार के चयन की है तो फिर इस तरह के टीका टिप्पणी की जरूरत ही क्या है? क्या इस तरह के प्रेशर की वाकई में जरूरत है कि आपको जो ऐसे दिखने को मिल रहा है कि विपक्ष जो है वो कमजोर है, कहीं ना कहीं सीटों को लेकर जो आपसी खींचतान जो है वो बड़े स्तर पर चल रही है? प्रभाकर सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभाकर सर, जब ममता बनर्जी कह देती है कि यहाँ पर तो लीड जो है वो टीएमसी करेगी, तो यहाँ पर भी कांग्रेस को एक उसकी जगह दिखाए जाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है, और केजरीवाल की पार्टी पंजाब में क्या इस तरह की स्टेटमेंट की जरूरत थी कि पंजाब में तो देखा जाए तो 8 कांग्रेस के सांसद हैं। ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि वाकई कांग्रेस को जो है वो मानेगी जिस तरह की स्थिति आम आदमी पार्टी यहाँ पर उसके सामने रखना चाहती है? प्रभाकर सर जी, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा समस्या पंजाब में होने वाली है, क्योंकि अभी हम जानते हैं 8 सीटें हैं कांग्रेस के पास। 8 और 5 का फार्मूला वहां चलेगा, लेकिन आप किसी शर्त पर इसके लिए तैयार नहीं होगी तो पेच वहां फंसेगा। जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है, ममता शुरू से ही कहते रही हैं कि यहाँ बीजेपी से मुकाबला केवल तृणमूल कांग्रेस ही कर सकती है, और इस बार भी उन्होंने यही कहा है। दरअसल ममता नाराज हैं। उन्होंने 31 दिसंबर की समय सीमा तय की थी सीटों के बंटवारे को अंतिम स्वरूप देने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उसके 2 दिन पहले ही उनका बयान आया कि यहाँ बाकी देश में इंडिया ब्लॉक लड़ेगा, लेकिन यहाँ बीजेपी से मुकाबला तृणमूल कांग्रेस कर सकती है। और यहाँ एक अजीब सी स्थिति है। तृणमूल कांग्रेस दोनों बाकी दल पर सहयोगी जो है सीपीएम और कांग्रेस पर बीजेपी से मिलीभगत के आरोप लगा रही है। सीपीएम भी यही आरोप लगा रही है तृणमूल कांग्रेस पर, कांग्रेस भी यही आरोप लगा रही है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, 2 सीटें पिछली बार उसने जीती थी, लेकिन लेफ्ट दलों का खाता भी नहीं खुला था। और जो अधीर रंजन चौधरी हैं, उसके ममता बनर्जी का रिश्ता सांप नेवले जैसा है, ये जग जाहिर बात है। तो जब पटना में बैठक हुई थी एनडीए ब्लॉक की, इंडिया ब्लॉक की, तो तभी अधीर चौधरी ने बहुत कड़ा बयान दिया था ममता के खिलाफ। तो ये चलता रहता है, लेकिन ममता यहाँ चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते, तो इसलिए वो अपनी शर्तों पर, और मुझे लगता है कि इस साल भले चले लेकिन देर सवेर ममता की शर्तों के आगे कांग्रेस को घुटने टेकने होंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता, तृणमूल कांग्रेस के और महासचिव कुणाल घोष ने तो कह दिया कि ये सीपीएम और कांग्रेस तो दलाल है बीजेपी की, और कड़ी टिप्पणी की है। तो ये सब चलेगा। तृणमूल नेताओं का कहना है कि दिल्ली की कांग्रेस अलग है, सोनिया और राहुल गांधी, और बंगाल की कांग्रेस अलग है। तो हमारी बातचीत दिल्ली की कांग्रेस से होगी, जो केंद्रीय नेतृत्व है वो जो तय करेगा उस हिसाब से होगी। और इस बार पश्चिम बंगाल सबसे अहम जो राज्य है लोकसभा चुनाव के लिहाज से, उनमें अहम है। 42 सीटें हैं और बीजेपी को 2 से 18 सीटें मिल गई थी पिछली बार। तो बीजेपी चाहेगी अगर बढ़ा न सके तो कम से कम इसको पकड़ के रखे इन सीटों को। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीट जीत ले, ताकि चुनाव बाद कोई ऐसा परिदृश्य उभरे तो उसमें अपनी स्थिति मजबूत हो ममता बनर्जी की। और जहां तक आपने कुछ से पहले चर्चा की, मीडिया में एनडीए में भी टकराव की स्थिति है, लेकिन हम जानते हैं अपने देश की मीडिया का या हाल है। और जैसे महाराष्ट्र में एनडीए के सामने भारी दिक्कत होने वाली है, शिवसेना का गुट और कई सांसद आए, सबको टिकट देना मुश्किल है। लेकिन ऐसी खबरें नहीं छप रही हैं, केवल इंडिया ब्लॉक के बारे में ही खबरें छप रही हैं मतभेद की, चाहे बिहार हो
यूपी हो, पंजाब हो, जरूरत से ज्यादा छूट दिया जा रहा है। जी जी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आखिर ये सारे जो दल हैं, जिस तरह से टीका टिप्पणी हो रही है, जुबानी जंग भी आप कह सकते हैं इसको कि ये देखने को मिल रही है, तो क्या ये जनता को अभी भी विकल्प के रूप में जो है एक स्पष्टता देने से ऐतराज कर रहे हैं, या फिर उनको इस समस्या का पता ही नहीं चल सका है कि जो सतह पर लोकसभा की लड़ाई है वो अब कितनी जो है गंभीर हो गई है? हमारे साथ हमारा प्रबुद्ध पैनल जुड़ा हुआ है, आइए उनसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। संदीप जी, कुछ लोग ये आलोचना में कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ही रूटीन सी बातें हैं कि जब गठबंधन में अलग अलग विचारधाराओं के दल मिलते हैं तो उनके बीच इस तरह की तल्ख टिप्पणियां भी देखने को मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया इसको ऐसे प्रस्तुत कर रहा है कि यही बातें एक विपक्षी एकता को एक बड़ा आघात इस तरह से परोसी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जनता तो जरूर उलझी हुई नजर आती है कि उसको अगर विकल्प अगर देखना है इंडिया ब्लॉक में तो वो क्यों देखे। ये बहुत ही बड़ी बात है जो कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन के तमाम दल हैं, अगर मुख्यमंत्री सीएम मान ऐसी बातें करते हैं और ये भी कहते हैं कि जिताऊ उम्मीदवार को ही प्रेफरेंस दी जाएगी, तो ये कहने की जरूरत ही क्यों पड़ जाती कि एक थी कांग्रेस? क्या पंजाब वाकई इतना जटिल प्रदेश हो जाएगा कि यहां पर कांग्रेस को घुटने टेकने पड़ जाएंगे? संदीप जी। नेहा जी, कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। जिस तरीके से आपने कहा, भगवंत मान ने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया कि एक थी कांग्रेस, इसका मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी ने या अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस को एक मैसेज दिया है। इसके पहले आपको याद होगा, उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि भाई इतनी सीटें तो हम लड़ेंगे। आपको पता है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस को सीट देने के बारे में सोचा जाएगा। उसके बाद आपको बंगाल लेके चलता हूं, ममता बनर्जी के रुख का आपको पता है। बिहार में नीतीश जी के और लालू जी के रुख का आपको पता है। नीतीश जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन चुके हैं मुख्यमंत्री के साथ में। आप समझ सकती है कि लोकसभा चुनाव के पहले, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ में होता है कैसे सीटों की एडजस्टमेंट करानी है, कैसे पार्टी संगठन को चलना है, किसको क्या जिम्मेदारी जी। इनसे कहीं ना कहीं एक चीज स्पष्ट होती है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाएगा, कांग्रेस से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी बनवा दिया जाएगा और बना दिया जाएगा, जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम है खड़गे साहब। लेकिन नेहा जी, मुझे लगता है कि जो भी क्षेत्रीय दल हैं वो अपने अपने स्टेट में कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे ममता जी, अगर बंगाल की बात करूं, वो कहेंगी देखिए भाई कांग्रेस को प्रधानमंत्री बनाना है, हम बनाएंगे। आपको बीजेपी को हराना है, यहाँ पे हम हरवाएंगे, आप हमें पीछे से सपोर्ट करो, कैंडिडेट हमारे लड़ेंगे, हम लड़ाएंगे, जहां हमें लगेगा आपको टिकट देने वाली बात है हम आपको दे देंगे। यही चीज आपको बिहार में मिलेगी देखने को, यही आपको महाराष्ट्र में मिलेगी, यही उत्तर प्रदेश में मिलेगी, यही दूसरे राज्यों में होगा। तो ऐसे में कांग्रेस को कंप्रोमाइज बहुत ज्यादा करना पड़ सकता है। ये स्थिति है जिस वजह से कांग्रेस को सुनना पड़ रहा है और ये लोग सुनाकर खुद को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन चीजों का एक जो मैसेज जाता है पब्लिकली या जो हम डिबेट करेंगे उसमें ऐसा लगेगा कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें बड़ी दरार है और वो कमजोर है। लेकिन इसके उलट एक पहलू और भी है कि जो इंडिया गठबंधन है नेहा जी, इनका मकसद है कि जो वोट बीजेपी को नहीं जाता, जो मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते, वो अलग अलग लोगों को वोट करते हैं जी। वो वोट बहुत हाई है, वो 60% अबव है। तो इनका जो पर्पस है इस गठबंधन का वो है कि चाहे पार्टी ममता जी की लड़ ले बंगाल में, चाहे उत्तर प्रदेश में सपा के हिसाब से चुनाव लड़ लो, कि उस वोट बैंक को हमें एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। और अगर वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाता है तो आप यकीन मानिए बीजेपी की कहानी बदल सकती है, बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बल्कि मैं यहां तक कह सकता हूं कि बीजेपी जो जरूरत के नंबर है वहां तक पहुंचने से पहले रुक जाएगी। लेकिन अभी देखना ये पड़ेगा कि ये जो बड़े बड़े नेता है हमारे, ये किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं और किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करते हैं और किस तरीके से 2024 का चुनाव लड़ जाता है जी। लेकिन आम आदमी पार्टी के बारे में ये जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो स्टेटमेंट आया है ये जरूरत से ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट है। प्रभाकर सर से मैं समझ लेती हूँ। एक मिनट मुझे समझिए जी जी। जो आम आदमी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, देखिए आम आदमी पार्टी की बात है, अगर कांग्रेस ने इनको वैल्यू दी
तो कहानी अलग है, फिर सीटों का बंटवारा होगा। अगर कहीं कांग्रेस को ये लगा कि भाई उधर ममता जी की मान लेते हैं, बड़ा स्टेट है, इधर नीतीश जी की मान लेते हैं, बड़ा स्टेट है, इधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के हिसाब से चल लेते हैं, बड़ा स्टेट है, और दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस अपने दम पर अच्छा कर सकती है, क्योंकि जो वो वोट बैंक बीजेपी को नहीं करना चाहता वो कांग्रेस को ही आएगा। और कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं कि अनाज के साथ घुन पिस जाता है, अगर कांग्रेस और गठबंधन ने आम आदमी को साइड कर दिया तो मुझे लगता है जो पंजाब में 5 सीटें भी आम आदमी के पास हैं वो भी नहीं आएंगी। जी, प्रभाकर जी से समझ लेते। प्रभाकर जी, ऐसी पार्टी जिसके जो राष्ट्रीय संयोजक हैं और स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बार बार ईडी का जो समन उनको भेजा जा रहा है और उनके एक एक करके जो बड़े बड़े जो नेता है अब जेल में चले गए हैं, क्या आपको लगता नहीं कि ये जरूरत से ज्यादा जो है एक बड़ा दाव खेलने की कोशिश कर रही? अभी भी इस तरह की अगर टिप्पणी आ रही है तो एक तरफ उनको डर है कि उनका जो नेता है वो जेल जा सकता है, इस तरह के कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं कि अगर जेल से हम सरकार चलाए तो क्या, और उसके बाद इस तरह की स्टेटमेंट आ जाती है, तो क्या ये जरूरत से ज्यादा नहीं कांग्रेस से मांग रहे हैं और क्या कांग्रेस इसे मान लेगी? प्रभाकर सर, मुझे नहीं लगता कांग्रेस मानेगी मौजूदा स्थिति में। कम से कम पंजाब में, जैसा संदीप जी ने कहा, बाकी राज्यों में जो बड़ी पार्टियां हैं उनकी बात तो कांग्रेस मान लेगी। मिसाल के तौर पर बंगाल में कांग्रेस का ज्यादा कुछ जनाधार नहीं है, 2 सीटें हैं, तो वो यहाँ मान लेगी अगर 2 सीटें भी ममता उसको दे दे जो पिछली बार जीती हुई है। बिल्कुल। लेकिन जो पंजाब का मामला है, मुझे लगता है इसमें अरविंद केजरीवाल की अति महत्वाकांक्षा काम कर रही है। उनको लगता है कि अगर हम कांग्रेस को 2-3 सीटों पर ही निपटा दें, 4 सीटें दे दें तो बाकी हम जीत लेंगे, जबकि हकीकत में ऐसा होता नहीं है। ये अति महत्वाकांक्षा उनकी काम कर रही है। शायद ईडी जो सम्मन भेज रही है उसका एक सहानुभूति के तौर पर उसको भुनाने की कोशिश में ऐसे बयान जारी किए जा रहे हैं ताकि पंजाब के लोगों को लगे कि भाई हाँ, केंद्र सरकार दबा रही है, ईडी के जरिए गिरफ्तारी हो सकती है। तो एक सहानुभूति का माहौल बनाने की एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन मुझे नहीं लगता अगर वो पंजाब में ऐसे बयान जारी किए, ऐसे अड़े रहे तो पंजाब का मामला फंस सकता है। फिर कांग्रेस के पास चूंकि अपर हैंड है, 8 सीटें हैं, इनके पास 5 है, तो ये फार्मूला अगर टिक गया तो ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता अरविंद केजरीवाल बहुत आसानी से इसके लिए तैयार होंगे 5 सीटों पर लड़ने के लिए। वो कम से कम 10 सीटें अपने लिए तो जरूर चाहेंगे कि मुझे 9 या 10 सीटें मिल जाए यहाँ, ताकि सहानुभूति का जो एक माहौल बनाया जा रहा है ईडी और इनके संबंध को दिखाकर उसको भुना सकें, ताकि चुनाव बाद के परिदृश्य में अभी ये तमाम जो अति महत्वाकांक्षी किस्म के नेता हैं इस ब्लॉक में चुनाव बाद के माहौल की तैयारी कर रहे हैं। जिसके पास जितनी ताकत होगी, बार्गेनिंग की क्षमता होगी, उसको उतना फायदा मिल सकता है। तो इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जगह जगह, बंगाल में तो ठीक है निपट जाएगा मामला, महाराष्ट्र में भी निपट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिहार में भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे दिक्कत फिलहाल मुझे पंजाब में नजर आ रही है। और एक चीज और मुझे लगती है, इंडिया ब्लॉक में ये जो अब समस्या है, जब लोकसभा चुनाव सीट पर खड़े हैं, ये एक परिपक्वता दिया होता नेताओं ने अगर ये समस्या और पहले सुलझा ली होती। लेकिन आप देखिए 6 महीनों में केवल नाम तय किया गया है गठबंधन का और कोई बात नहीं हुई है, कोई ठोस बात नहीं हुई है, कोई ठोस मुद्दा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या कोई एजेंडा तय नहीं किया गया है। तो ये थोड़ी नासमझी है या कमी कह लीजिए। जबकि मीडिया देख रहे हैं कि मीडिया भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभरा है, केवल बीजेपी और एनडीए के घटक दल ही नहीं बल्कि मीडिया भी विपक्षी गठबंधन के लिए एक मजबूत चुनौती के तौर पर उभरा है आज के मौजूदा माहौल। जी संदीप जी, पंजाब में सरकार बहुत अच्छा प्रदर्शन तो नहीं कर रही है, गुस्सा, नाराजगी, यहाँ पर बहुत सारे मसले हैं पंजाब के जिसे लेकर आम आदमी पार्टी को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। कमोबेश दिल्ली में भी अगर देखा जाए, जब खास करके लोकसभा चुनाव की बात आती है तो वहाँ पार्टी इतनी मजबूत नहीं दिखती है, वहाँ पर बीजेपी जो है एक मजबूत स्थिति में दिखती है। उसके बाद भी आम आदमी पार्टी इस तरह की बातें करती है। मैं पहले आपसे भगवंत मान की टिप्पणी को पंजाब के संदर्भ में ही समझ लेना चाहती हूँ, उसके बाद महाराष्ट्र में एनडीए की जो स्थिति है उस पर भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करूंगी। ये बात सही है कि 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन को नाम ही मिला है ऐसी स्थिति में? जी संदीप जी। नेहा जी, जिस तरीके की चीजें आपको ये देखना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ये टिप्पणी कब आई है। भगवंत मान जी की टिप्पणी आई है जब उन्होंने कई स्टेट्स का एनालिसिस कर लिया है आम आदमी पार्टी ने
कि बंगाल में प्रेशर ममता जी ने बनाया हुआ है, बिहार में नीतीश जी ने प्रेशर बनाया हुआ है, महाराष्ट्र में शिवसेना ने प्रेशर बनाया हुआ है, उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने, तो ये एक स्ट्रेटेजी है। तो इन्हें भी लगा कि ये स्ट्रेटेजी हमें भी कम से कम, अगर हम दिल्ली में नहीं पर इन सभी राज्यों में जो है कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं है जितनी पंजाब में दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है, इसीलिए सबसे बाद में जो टिप्पणी आई है, इस तरीके का स्टेटमेंट सबसे बाद में आया है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करना है। लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस को इनसे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि अगर जो इंडिया अलायंस है उसमें आप आम आदमी पार्टी को छोड़ देते हैं खुला कि देखिए आप अपने तरीके से अपना चुनाव लड़िए, तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और इन्हें अपने वजूद का पता चल जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। क्योंकि लोकसभा में आम आदमी पार्टी को, चाहे वो आम आदमी हो चाहे खास आदमी हो इंडिया का, हिंदुस्तान का, वो कहीं देखता नहीं है, कहीं कंपटीशन में नहीं। तो ये एक स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी के तहत दिया गया एक स्टेटमेंट है कि हम भी दौड़ में शामिल हो जाते हैं। जिस तरीके से दूसरे लोगों ने प्रेशर क्रिएट किया हुआ है कि हम यहाँ के मुख्यमंत्री भी है, हमारे 5 सांसद भी है, तो शायद हम यहाँ पे निगोशिएशन कर सकते हैं, शायद हम यहाँ टेबल पे बैठकर टॉक कर सकते हैं। जी संदीप जी, लेकिन महाराष्ट्र की भी स्थिति मैं समझ लेती हूँ। एनडीए की स्थिति को किस तरह से देखते हैं आप? जब महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को देखते हैं तो वहाँ बीजेपी शिंदे गुट के साथ या फिर अजीत पवार की एनसीपी गुट के साथ कैसे सीटों का शेयरिंग करेगी, इसकी स्थिति कितनी आप मजबूत देखते हैं? और वहाँ पर जो पहले से ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन है, वो क्या उसका पलड़ा भारी दिखता है? देखिए, जो गठबंधन है, जो सरकार है, उसको तो आप बीजेपी या एनडीए का नाम दे सकते हैं, लेकिन जो वहां पे गठबंधन है उसमें कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे ये बहुत अहम रोल अदा करने वाले हैं। तो सीट शेयरिंग इन तीनों के बीच किस तरीके का होगा, क्योंकि एनसीपी को भी अपना वजूद बचाना है, अपनी जमीन बचानी है और फिर से खड़ा होना है। तो एनसीपी के लिए भी चैलेंज है, एनसीपी भी पंगे नहीं लेगी ज्यादा, क्योंकि उनको भी, अजीत पवार को भी उन्हें ठिकाने लगाना है और शिंदे को भी ठिकाने लगना है इस मामले में। और ऐसे में बीजेपी का देखिए क्या तो रहता है, बीजेपी को कितनी सीटें देती है कितनी नहीं देती है ये वक्त बताएगा। लेकिन एनसीपी का, कांग्रेस का और उद्धव ठाकरे जो शिवसेना है, तो इन लोगों का गठबंधन वहां पे महाराष्ट्र में रहेगा और इनके, मुझे लगता है इतनी सीट शेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, उद्धव ठाकरे ने इस तरीके का प्रश्न दिया है क्योंकि उद्धव ठाकरे भी इस वक्त बहुत कमजोर स्थिति में है और कमजोर व्यक्ति अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए या किसी बात को अपनी मानने के लिए, अपनी हाजिरी लगवाने के लिए इस तरीके के स्टेटमेंट देता है। जी प्रभाकर सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, पंजाब तो एक समस्या लगी रहा है, लेकिन मुझे लगता है महाराष्ट्र भी एक समस्या, खास करके तब जब शिवसेना और एनसीपी दोनों में एक बड़ी टूट हुई है और सीट के बंटवारे को लेकर मुझे लगता है कांग्रेस को कहीं ना कहीं यहाँ पर इन दोनों राज्यों में जो है डटे रहना चाहिए। प्रभाकर सर, आप क्या समझते हैं? जी, महाराष्ट्र में मुझे पहली नजर में अभी जो लग रहा है कि इंडिया ब्लॉक से ज्यादा चुनौती एनडीए के सामने है वहां महाराष्ट्र में, क्योंकि शिंदे गुट है, अजीत पवार गुट है, तमाम सांसद टूट कर आए हैं, तो किसको खुश रखेगी, किसको कितनी सीटें दे पाएगी? सीटों की तादाद तो बढ़ाने से रही, बढ़ नहीं सकती, उसके हाथ में नहीं है, लेकिन इसी में सबको संतुष्ट करना है। वहां लगता है कांग्रेस मजबूत है, एनसीपी थोड़ी कमजोर पड़ी है, जो टूट हुई थी उसके कारण। तो एनसीपी वैसी हालत में ना एनसीपी है तो उद्धव ठाकरे है। उद्धव ठाकरे अपने, ठीक है, बाल ठाकरे के नाम पे और अपनी पार्टी के नाम पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है तीनों में कांग्रेस को अपर हैंड है, सबसे 20 पड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस में टूट नहीं हुई है जैसे एनसीपी और शिंदे गुट टूट कर गया उद्धव ठाकरे से, तो वहां इनकी चुनौतियां कम है, वहां एडजस्ट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कोई दिक्कत आएगी, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत अभी मेरी राय में वहां एनडीए के सामने आनी है, क्योंकि वो शिंदे गुट भी मजबूत है, पवार गुट भी मजबूत है, दोनों अहम पदों पर हैं, सरकार में है। तो एनडीए को, ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है कि अपने किस लोगों का टिकट काटे, किसको टिकट दें, उनमें से कितनों को टिकट दें। सबको तो टिकट देना संभव नहीं होगा क्योंकि सीटें तो सीमित है, तो इसमें एनडीए के सामने चुनौती है। मुझे नहीं लगता वहां इंडिया ब्लॉक के सामने बहुत ज्यादा चुनौती आएगी। इंडिया ब्लॉक के सामने चुनौती आएगी तो पंजाब में ही आएगी। अगर अरविंद केजरीवाल डटे रहे तो वहां कांग्रेस को भी डटे रहना चाहिए, क्योंकि इन राज्यों में कांग्रेस पंजाब में ही सबसे मजबूत है, 13 में से 8 सीटें जीतती है, तो उसके पास है, तो जाहिर है वो 8 तो चाहेगी कि 8 मुझे मिले।
दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल चाहेंगे कम से कम 9 या 10 सीटों पर लड़े, कांग्रेस को 2 या 3 सीटें दें, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो नुकसान होगा इंडिया ब्लॉक का। और अगर कांग्रेस पंजाब में मान जाती है कम सीटों पर लड़ना तो नुकसान होगा, और ये फायदा बीजेपी को जाएगा। ये आपस की लड़ाई थी, क्योंकि कोई नहीं जानता कि जैसा सतीश जी भी कह रहे थे कि आपको कोई बीजेपी का विकल्प नहीं समझता। जी। लोग अभी भी मानते हैं कि कांग्रेस जैसी पार्टी लीड कर सकती है, ऑल इंडिया पार्टी है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है, इसी तरह अलग अलग जगहों पे लालू की पार्टी है, बिहार में वहां अखिलेश की पार्टी है। लेकिन पंजाब में जैसा आपकी वो स्थिति नहीं है कि वो बार्गेन कर सके और ज्यादा सीटों पर लड़कर जीत सके। अगर वो लड़ी तो विपक्षी वोटों का, बीजेपी विरोधी वोटों का विभाजन होगा, और इसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा, एनडीए को मिलेगा। तो ये सुलझाना एक चुनौती है इंडिया ब्लॉक के नेताओं के, जो वरिष्ठ नेता हैं, ममता से लेकर शरद पवार तक या नीतीश कुमार, लालू यादव तक, की अरविंद केजरीवाल पर अंकुश कैसे लगाए ताकि बीजेपी को फायदा ना हो जाए इस दो लोगों की लड़ाई में। ये एक चुनौती है इन नेताओं के सामने, और मुझे लगता है ये मामला जितना लंबा खींचेगा उतना ही नुकसान होगा, उतना ही गलत संदेश जाएगा वोटरों के बीच कि आपस में ही नहीं ठीक कर पा रहे हैं, एकजुट नहीं है, तो ये सत्ता क्या चलाएंगे और जीत भी गए तो सरकार में कितने दिन चलाएंगे। ये गलत संदेश एक जा रहा है, गलत माहौल बनाया जा रहा है। साथ में मीडिया इसको और फूल देने पर तुली है, साग में घी डालने का काम कर रही है सुबह से शाम तक। आप देखिए महाराष्ट्र में एनडीए की चुनौतियों के बारे में कहीं ना अखबारों में कोई रिपोर्ट मिलेगी आपको, ना किसी चैनल पर बहस मिलेगी, लेकिन मान के टिप्पणी पर, या बिहार में जो हाथ में हुआ, जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला, नीतीश ने अपने हाथ में लिया, इन सब चीजों पे तमाम बहस डिबेट हो रहे हैं, अखबारों में कॉलम छप रहे हैं। लेकिन प्रभाकर सर, एक बात तो ये भी है ना, वहां पे इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं हो रही है, ना बीजेपी का कोई नेता दे रहा है, ना अजीत पवार गुट का, ना शिंदे गुट का कोई नेता दे रहा है। टीका टिप्पणी तो इंडिया ब्लॉक के इन्हीं घटक दलों की तरफ से सामने आ रही है। हाँ, यही तो मैं कहता हूं कि मैच्योरिटी का परिचय लेना चाहिए, परिपक्वता का परिचय लेना चाहिए। खासकर जो मीडिया में विपक्ष विरोधी जो माहौल है, एक सत्ता के समर्थन का जो रुख है, जिसको गोदी मीडिया के तौर पर कहा जा रहा है, तो इसके देखते हुए विपक्षी नेताओं को एक मैच्योरिटी का परिचय देना चाहिए। बिना समझे कुछ अनाप शनाप टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जो आगे चल के नुकसान पहुंचा सके उसके हितों को, ये ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा पहले कि 6 महीने में ये लोग अपने मतभेदों को दूर करना तो दूर, केवल एक नाम तक पहुंच पाए हैं। बाकी इन मतभेदों को बहुत पहले सुलझा लिया जाना चाहिए हर राज्य के हिसाब से, क्योंकि शुरुआत में आपको याद होगा जब विपक्षी एकता की कवायद शुरू हुई थी तो ये था कि जो जहां मजबूत है वहां लड़ेगा और सब उसको समर्थन करेंगे, तो वो फार्मूला ठीक था। लेकिन उसपे आगे बढ़ने की बजाय सबकी महत्वाकांक्षाएं जोर मारने लगी, खासकर अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं की। अब वो दिल्ली से निकल के भले विधानसभा में हर जगह उनको सबसे कम वोट मिले, लेकिन फिर भी उनकी महत्वाकांक्षा जोर मार रही है। उनको लगता है 13 सीटें वहां की जीत जाएंगे, दिल्ली की जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा लेकिन होता कांग्रेस की भी मानेंगे कि कांग्रेस की भी महत्वाकांक्षाएं जोर मारने लगी थी। कमलनाथ ने जो वहां पर एक इंडिया ब्लॉक का एक रैली होने वाली थी उसको रद्द करवा दिया, तो कांग्रेस की ने भी जी वो नुकसान करा दिया कमलनाथ ने। तो ऐसे नेताओं से पहले तो पीछा छुड़ाना चाहिए। अगर एकजुट होकर सत्ता को चुनौती देनी है, केंद्र की सत्ता को, तो मुझे लगता है विपक्ष को, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, ऐसे तमाम दलों के इन नेताओं को, कमलनाथ जैसे नेताओं से पीछा छुड़ाना चाहिए और उसको हाशिए पर डालना चाहिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। कुछ कहा जाता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ऐसे नेताओं को हाशिए पर ढकेलना होगा। संदीप जी, कांग्रेस की जो न्याय यात्रा शुरू होने वाली है और ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अब ये लगने लगा है कि बहुत दिन तक अगर ऐसे ही खिंचता रहा तो एक लहर का बनना बहुत ज़रूरी है। वो लहर माहौल नहीं बन पा रहा है जो माहौल बीजेपी दे रही है, जो माहौल जो है राम मंदिर को लेकर बीजेपी लगातार बनाए हुए है। ऐसे माहौल में जो इंडिया ब्लॉक है वो विकल्प के रूप में एक कोई माहौल नहीं बना पा रही है, कोई लहर नहीं क्रिएट कर पा रही है। तो ऐसे में ये जो न्याय यात्रा है, क्या कांग्रेस इससे मजबूत होगी, या फिर ये जो न्याय यात्रा है इसको एज कह सकते हैं कि इंक्लूसिव, मतलब सभी दलों का यहाँ पर जोर दिखना चाहिए और जो है प्रतिभागिता भी दिखनी चाहिए। संदीप जी देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो मैं आपकी बात पे आऊंगा, लेकिन पंजाब से शुरू करूंगा। हम पंजाब पे जिक्र कर रहे थे, भगवंत मान की बात कर रहे थे और मेरे साथी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, लेकिन मैं एक चीज उसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि पंजाब के कांग्रेस को क्यों नहीं सोचना चाहिए
पंजाब में कांग्रेस को इसलिए नहीं सोचना चाहिए, अगर किसी स्टेट में गठबंधन नहीं होता है तो वाकई बीजेपी को फायदा मिल सकता है। लेकिन पंजाब एक ऐसा स्टेट है, जब से वो किसान आंदोलन हुआ कि पंजाब में बीजेपी को अब जीरो पर मानकर चलिए। अब कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी को गठबंधन में नहीं मिलेगी, तो वहां पे सेकंड नंबर पे अगर कुछ सीटें मिल सकती हैं तो वो आम आदमी पार्टी को ही मिल सकती है। अदरवाइज जो वोट बैंक है, जो सरकार के खिलाफ है, मोदी के खिलाफ है, वो कांग्रेस को मिलेगा। जी। वो आप क्या मानते हैं? अभी आपका जो सवाल था, मैं उस पर आ जाता हूँ। न्याय यात्रा, जी। न्याय यात्रा, देखिए कांग्रेस के लिए जरूरी है माहौल बनाना। जो आप ये माहौल देखते हैं, जिस माहौल की आप बात करते हैं, वो माहौल केवल और केवल मीडिया का माहौल है। मीडिया में वो माहौल है, जो लोग टीवी देख रहे हैं बैठ के, उनको वो माहौल दिखता है। अदरवाइज हकीकत ये है, आप सड़क पर खड़ा हो जाइए, इस तरीके का कोई माहौल नहीं है। क्योंकि ये मंदिर का जो मुद्दा है, ये आज से नहीं है, और लोगों को ये भी पता चल गया है कि हर चीज को किस तरीके से राजनीति में कन्वर्ट करना है। नहीं संदीप जी, ये तो फिर आत्मविश्वास की दोबारा से वही बात हो गई कि विपक्षी दल अगर यही सोच ले तो फिर वही बात हो जाएगी कि कांग्रेस अति आत्मविश्वास से पहले ही विधानसभा चुनाव के पहले कह रही थी दावा कि हम ये सीट राज्य तो जीत रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है राजस्थान का मसला फंसा हुआ है। लेकिन देखिए परिणाम क्या है, अति आत्मविश्वास। जी जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। कांग्रेस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी भी कम था। कांग्रेस पार्टी ने अगर छत्तीसगढ़ में अपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया होता, मध्य प्रदेश में आंख मूंद कर कमलनाथ पर विश्वास नहीं किया होता, राजस्थान में आंख मूंद कर अशोक गहलोत पर विश्वास नहीं किया होता, तो आज स्थिति कुछ और होती। इसलिए आप एक नेता पर, क्योंकि वो नेता चाहता है कि यहाँ की सर्वे सब पावर मुझे मिल जाए, यहाँ का चुनाव मैं लड़वा लूं, यहाँ का सब कुछ मैं मैनेज कर लूं और मुख्यमंत्री मैं बन जाऊंगा। ये केवल इसलिए कांग्रेस हारी है, अदरवाइज कांग्रेस मजबूत थी। और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, ये मैं उसका फेलियर मानता हूं। उन्हें अपनी टीम अलग रखनी चाहिए चुनाव लड़वाने के लिए, उन्हें अपने प्रभारी मजबूत रखने चाहिए जो किसी के प्रभाव में आके चेंज ना हो। इसी तरीके से आगे की ये जो न्याय यात्रा है कांग्रेस की, न्याय यात्रा हो चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, ये माध्यम होता है लोगों के बीच में जाने का, सड़कों पर जाने का, लोगों से जुड़ने का। मीडिया में हमारी कवरेज आएगी, हमारे स्टेटमेंट आएंगे, वो चीज लोगों तक जाएगी। तो देखिए, आपको अगर लोगों के बीच में रहना है और अपने देश की राजनीति करनी है, तो आपको भारत जोड़ो यात्रा भी करनी पड़ेगी, आपको न्याय यात्रा भी करनी पड़ेगी, आपको तिरंगा यात्रा भी करनी पड़ेगी, आपको यात्रा भी करनी पड़ेगी, आपको गरीब अमीर की भी बात करनी पड़ेगी। ये राजनीति का एक पार्ट बहुत जरूरी है। जी संदीप जी, इन सब चर्चा से कुछ मन में सवाल उठते हैं कि चलिए एक बैकग्राउंड तो पृष्ठभूमि तो राहुल गांधी की जो यात्रा है वो दे रही है, लेकिन वही बात घूम फिर कर आ जाती कि राष्ट्रीय नेतृत्व इतना कमजोर क्यों दिखता है कि वो जो फैसले लेता है उस पर शत्रप जो है भारी पड़ जाते हैं। प्रभाकर सर, जो 5 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का कारण बने, क्या हम उम्मीद लगाएं कि राष्ट्रीय नेतृत्व, यही राष्ट्रीय नेतृत्व जो है लोकसभा में कुछ मजबूत अपनी पार्टी को कर पाएगा और फिर जो है एक विकल्प के रूप में जो है, क्योंकि कांग्रेस को ये तो सभी घटक दल मान रहे हैं, स्वयं नीतीश कुमार भी मानते हैं कि बड़े भाई की भूमिका तो कांग्रेस ही निभाएगी। प्रभाकर सर, यहाँ अगर इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से राष्ट्रीय नेतृत्व ने कोई सबक लिया होगा तो जरूर मजबूत भूमिका निभाएगी। और हालांकि पहले भी ऐसे चुनाव और ऐसी पराजय दुर्गति होती रही है पार्टी की, लेकिन नहीं लगता मुझे कि पहले कोई सबक लिया है। उन्हीं छत्रपों पर भरोसा करती रही है बार बार, खासकर कई दशकों से कमलनाथ पर भरोसा जताती रही है मध्य प्रदेश पर, और पिछली बार जीती भी तो सरकार हाथ से निकल गई। तो ये कमलनाथ की नाकामी कही जाएगी राष्ट्रीय नेतृत्व से ज्यादा, क्योंकि जमीन पर वो थे, ग्राउंड सिचुएशन वो देख रहे थे, क्या हुआ, बगावत क्यों हुई, उनसे नाराज लोग क्यों थे, ये तमाम चीजें हैं। तो मुझे लगता है अगर कांग्रेस इन चुनावों से सबक लेकर कोई ठोस कदम, ठोस फैसले ले सके और पूरे नेतृत्व की बागडोर अपने हाथों में मजबूती से रख सके तो निश्चित तौर पे फायदा होगा। दूसरी बात, न्याय यात्रा की आपने जो कही थी, तो मुझे लगता है कि न्याय यात्रा का असर होगा। देखिए, राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होते कि आज किया कल नतीजे मिल जाए, लेकिन एक कांग्रेस की जमीन तो तैयार हो रही है, जो बीच में कुछ वर्षों एकदम सुनसान मैदान हो गया था, वो जमीन तैयार हो रही है।
जी। और न्याय यात्रा खासकर मणिपुर में जो घटनाएं हुई 8-9 महीने से बीजेपी के खिलाफ माहौल है, वहीं से यात्रा शुरू हो रही है। मुझे लगता है घटक दलों के तमाम प्रमुख नेताओं को यात्रा की शुरुआत में वहां पहुंचना चाहिए। इससे एक मजबूत संदेश जाएगा कि पूर्वोत्तर के प्रति हम अभी भी पूर्वोत्तर के प्रति ममता है, पूर्वोत्तर को अपना हिस्सा मानते हैं। राहुल गांधी मणिपुर की यात्रा पर जा चुके, प्रधानमंत्री या दूसरे कोई बड़े नेता नहीं गए। अमित शाह शुरुआती दौर में गए थे, लेकिन उसके बाद कोई नहीं गया। मणिपुर के उसके हाल पर छोड़ दिया गया। तो ये मामला सिर्फ मणिपुर का नहीं है, पूरे पूर्वोत्तर का है। जी। और मणिपुर के बगल में मिजोरम है। मणिपुर की घटनाओं से मिजोरम भी प्रभावित है, हिंसा से वहां से लोग भगाए गए हैं, मारे गए हैं। और इसका फायदा असम में भी मिल सकता है। असम में 14 सीटें हैं, जो काफी मायने रखती है कांग्रेस के लिए या किसी भी पार्टी के लिए। और पूरे पूर्वोत्तर में अगर सिक्किम को भी जोड़ ले तो 25 सीटें हैं लोकसभा की, तो 25 सीटों में 12-14 सीटें अगर कोई एक पार्टी निकाल ले तो काफी बेहतर स्थिति में रहेगी। तो मुझे लगता है ये न्याय यात्रा उसकी एक जमीन तैयार करेगी। खासकर मणिपुर की जो 2 सीटें हैं लोकसभा की, वहां कांग्रेस की जीत मुझे निश्चित नजर आती है। बीजेपी तो वहां खड़ी नहीं होगी, खड़ी होगी भी तो शायद जमानत जब्त हो जाए। लोगों में इतनी नाराजगी है और उसका असर पड़ोसी राज्यों पर पड़ेगा। एक नैरेटिव बनेगा कि हाँ भाई यहाँ से इसको महत्व दे रहे हैं, यहाँ से न्याय यात्रा कांग्रेस शुरू कर रही है। और कांग्रेस बहुत पहचाना नाम है तमाम राज्यों में। दशकों तक कांग्रेस की सरकारें रहे हैं, वो मणिपुर हो, मिजोरम हो, मेघालय हो, हर जगह सरकारें रही है। तो इसका एक संदेश बढ़िया जाएगा। ये निर्भर करता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व इस पूरे माहौल को अपने पक्ष में कैसे भुनाता है, किस तरह नियंत्रित करता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि समय समाप्त भी हो गया है। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत आभार और प्रभाकर सर आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन और आभार भी कि आपने समय निकाला और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। और अब दर्शकों से अपेक्षा करती हूँ कि आप लगातार हम तक अपना फीडबैक भेजते रहिएगा info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी। भारत में जो लोकसभा की चुनाव की तैयारियाँ चल रही हैं, इससे लेकर जो स्टेटमेंट्स है ये काफ़ी मायने रखते हैं। और इंडिया ब्लॉक में कहीं ना कहीं जो इस तरह की मैच्योरिटी, परिपक्वता की कमी अब भी दिखती है। हालांकि यही स्थिति एनडीए में भी है। महाराष्ट्र खासकर एक बहुत बड़ा उदाहरण है, लेकिन कोई टीका टिप्पणी नहीं आती है। और इसी वजह से जो है हम जैसे निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले लोग भी एनडीए की क्या चुनौतियां हैं उस पर कोई डिबेट ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम पल पल की अपडेट लोकसभा चुनाव को लेकर खास करके आप तक लाते रहेंगे। इस पर एक सार्थक बहस और चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।